अस्सलाम वालेकुम। आरपीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में मैं आप सबको खुशामदीद कहूंगा। हायर टू कंस्ट्रक्ट सीरीज जो मैंने स्टार्ट की हुई है उसमें इसके ये वीडियो लेक्चर नंबर 45 है जिसपे हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर टू कंस्ट्रक्ट को किस तरह हम मैयर करें, एवोल्यूट किस तरह करें स्मार्ट पीरियड्स में। तो इस वीडियो के दो हिस्से हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने रिफ्लेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है और रिफ्लेक्टिव को असेस करने के लिए कौन से बेंचमार्क्स हैं हमारे पास, उनको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर प्रैक्टिकल पार्ट में जो है स्मार्ट इस फोर में जाके मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को किस तरह एवोल्यूट करें और उसकी बेंचमार्क को किस तरह उनकी जांच पड़ताल करें, इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है। तो आए अपने वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श उमर है और मैं बहैसियत प्रोफेसर शाबदी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें कि यानी हर अर्थ को समझने के लिए तो ये शानदार पेपर है हमारे सामने, जिसका नाम है हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट वेटेड हायर अर्थ कंस्ट्रक्ट। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को भी देख लें और इस पेपर को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो भी वीडियो मैंने हायर अर्थ कंस्ट्रक्ट पे बनाई हुई है उसकी जो बेसिक थीम है वो मैंने यहाँ से ली हुई है, यानी जो भी डिटेल है वो इस पेपर से ली हुई है। इस पेपर का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे रख दिया है ताकि बआसानी आप इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकें। अब यहाँ पे आगे कि हम ये समझना चाहते हैं कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव मेजरमेंट में की अप्रोचेस में फर्क क्या है। तो इसमें सबसे पहला फर्क तो ये है कि आर एसेंशियली इंटरचेंजेबल एंड देयरफॉर रिमूवल ऑफ आइटम डज नॉट चेंज द एसेंशियल नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्ट। अब क्या होगा कि हम इसमें यानी मुख्तलिफ सवाल में एक ही बात पूछते हैं, यानी मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर एक आइटम डिलीट भी कर दिया तो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट की यानी कोई जो नेचर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हम जब बात करेंगे फॉर्मेटिव की, तो फॉर्मेटिव में ओमिटिंग इंडिकेटर ओमिटिंग अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट, यानी अगर कोई इंडिकेटर आप ओमिट या डिलीट कर देते हैं तो इसका मकसद ये कि कंस्ट्रक्ट का एक मुकम्मल हिस्सा आपने डिलीट कर दिया। तो ये दोनों में कुछ फर्क है हमारे पास फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव में। अब फॉर्मेटिव मेजरमेंट अप्रोच टू मिनिमाइज द ओवरलैप। ठीक है, फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, ओवरलैप को मिनिमाइज करते हैं कि यहाँ पे ये है हमारा कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये बहुत कम है हमारे पास। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि मैक्सिमाइज द ओवरलैप, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस अंदर कितनी ज्यादा जो है यानी हमारी ओवरलैपिंग है एक यानी एक आइटम की दूसरे आइटम के ऊपर। तो इस तरह इसमें हम ये फर्क कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव। कुछ मिसाल आगे भी चल के देखते हैं, यहाँ पे आप देख लें। अब देखें यहाँ पे एक और कुछ मिसाल आ गई हमारे पास। तो सबसे पहला जो है ये है हमारा फॉर्मेटिव, यानी एक फॉर्मेटिव आ गया। अब देखिए हम जब बात करें फॉर्मेटिव, तो रेस्टोरेंट हैज अट्रैक्टिव इंटीरियर डिजाइन डेकोरेशन। अब यहाँ पे बात हो गई डिजाइन और डेकोरेशन की। अब म्यूजिक इज प्लेइंग, अब एक और एस्पेक्ट हमारे पास आ गया रेस्टोरेंट का। एक और थारोली क्लीन, एक और एस्पेक्ट आ गया। और वेल ड्रेस्ड स्टाफ यानी इम्प्लाइज नीड और क्लीन, यानी 3-4 सालों में हमने इस कंस्ट्रक्ट जो फॉर्मेटिव है इसमें हमने मुख्तलिफ 4 चीजें हमने पूछ ली अपने रिस्पोंडेंट से। अब रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं कि हम अब देखते हैं फूड बार डिलीशियस, फूड बार न्यूट्रिशियस एंड रेस्टोरेंट ऑफर्ड फ्रेश फूड एंड स्मेल ऑफ द फूड बार एंटाइसिंग एंड विजुअली अट्रैक्टिव। तो हमने जो बात की हमने फूड के बारे में ही बात की। तो ओवरऑल हम इस सारे में हम बात करेंगे कि हम एक ही बात यानी फूड के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से हम उसकी सवालात करते हैं। तो अब फूड क्वालिटी में जो हमारी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और इसमें क्वालिटी ये जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट इसमें हमारे पास जो ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ओवरलैप होती जरूर है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होगी तो इनके अंदर जो हमें कोरिलेशन मिलेंगे। जब कोरिलेशन नहीं होता तो हम किसी दो चीजों को आप एक दूसरे के साथ रिग्रेस नहीं कर पाते। इसके अलावा अब देखिए एक और मिसाल आपके साथ है कि यानी कि रिफ्लेक्टिव। अब ये रिफ्लेक्टिव है। आप देखिए आई फील वेल इन दिस होटल, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू स्टे इन दिस होटल एंड आई रिकमेंड। अब इसमें जो भी हमने बातें की हुई वो एक होटल यानी एक डायमेंशन के हवाले से बात की, इस वजह से इसमें हमारे पास ज्यादा ओवरलैपिंग होती। फॉर्मेटिव अगर हम बात करें तो द सर्विस गुड, पर्सनल इज फ्रेंडली, रूम इज वेलकम। तो अब हमने यानी एक कंस्ट्रक्ट में हमने 3 चीजें उनसे पूछ ली। तो ये भी तौर पे फर्क आता है हमारे पास।
रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव में। तो इस वजह से कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव में एक ओवरलैपिंग होती है, यानी इंटरचेंजेबली अगर एक भी डिलीट कर दें आइटम तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फॉर्मेटिव अगर आपने एक आइटम डिलीट कर दिया तो आपने एक डायमेंशन डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव रिपीट इंटीग्रेटेड अप्रोच के हवाले से कि उसमें एक यूनिडायमेंशनल होता है और इंटरचेंजेबल होता है, यानी एक ही डायमेंशन को हम मेजर करते हैं बार बार। अब मैंने पहले ही आपको दो मिसाल दिखा दी रेस्टोरेंट के हवाले से कि रिफ्लेक्टिव में एक ही डायमेंशन होता था और आइटम इंटरचेंजेबली होते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट रहा रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। तो हमने क्या किया कि इंडिकेटर रिपीट इंडिकेटर के अप्रोच के मुताबिक जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके जो आइटम है वो हम असाइन कर देते हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। तो उसके बाद हमें क्या होता है कि all indicators are reflective measurement measured lower order components are simultaneously assigned to the reflective measurement part। अभी हमने जो बात की इसके अलावा in terms of the structural model specification the antecedent construct directly relate to the higher order construct instead of having the relationship with the LOC। अब क्या होता है कि जो antecedent construct है वो डायरेक्टली रिलेट हो जाता है हमारे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ। अभी एक और चीज पे हम आगे कि यहाँ भी हम देखें, फर्स्ट वी फोकस ऑन द मेजरमेंट मॉडल ऑफ असेसमेंट ऑफ हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ऑल ओवर ऑर्डर। तो जैसे हम पहले जानते हैं कि जब भी हम यानी मैयर करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के जो आते हैं कंस्ट्रक्ट, एक होता है कि मेजरमेंट मॉडल होता है और एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है। तो मेजरमेंट मॉडल में हम मैयर करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, या हम देखें कि हम आइटम की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करते हैं कि क्या ये रिलायबल भी हैं आइटम जो कहे मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स के होते हैं, और या ये वैलिड भी हैं। तो ये दो चीजें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट मॉडल में हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के और लोअर ऑर्डर का दोनों की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हमने चेक कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमने करना है असेस द मॉडल। ठीक है जी। उसके बाद हमने इनकी डिस्क्रिमिनेटरी वैलिडिटी को चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेटरी क्या ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं। इसके बाद हम जाते हैं डिसजॉइंट अप्रोच पे। ठीक है जी। तो हम पहले करते हैं इन द फर्स्ट स्टेज क्रिएट द एस्टिमेट द मॉडल कनेक्टिंग। तो हम क्या करते हैं कि पहली स्टेज में हम मॉडल को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, इंक्लूडिंग एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस के में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम करते हैं कि मॉडल असेसमेंट, फर्स्ट फोकस ऑन द रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। तो हम रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल उस पर हम फोकस करते हैं, उस मॉडल को असेस करते हैं। सेकंड, इसमें हम लेटरल वेरिएबल स्कोर ले लेते हैं और फिर जाके हम दोबारा उस लेटरल वेरिएबल स्कोर की मदद के साथ जो है ना वो हम इनको मैयर करते हैं, यानी मेजरमेंट मॉडल को हम मैयर करते हैं। इसके अलावा डिसजॉइंट अप्रोच में हम दूसरा क्या करते हैं कि फॉर द पर्पस स्कोर ऑफ द LOC ऑफ द HOC एंड एड द दिस न्यू वेरिएबल टू द डेटा सेट। तो जब हम स्कोर ले लेंगे किसी में उसका, तो हमारे पास एक और डेटा सेट निकल के आएगा स्कोर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे हम उनको डील करते हैं, हम स्कोर वाले का जो नया हमारे पास जो डेटा सेट है वहां से हम लेके हम उसको वहां पे रख देंगे एज हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। और फिर हम क्या करेंगे, सिमिलर टू द वन रिपीट इंडिकेट अप्रोच बट विद स्लाइट डिफरेंस ऑफ द पाथ कोएफिशिएंट। तो हमें वो थोड़ा सा जो पाथ कोएफिशिएंट वो मुख्तलिफ मिलेंगे, क्योंकि पहले हमने जो यानी जो हम HOC के जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो हमारे पास जो स्कोर से पहले थे। अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ चुके हैं वो हमने उनका स्कोर लेके हम उस डेटा सेट पे हम काम करें, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो यानी कोएफिशिएंट एस्टिमेट हो सकता है हमें कम मिले, और हो सकता है कि हमारे आर स्क्वायर कम आ जाए। तो अब हम इसकी एवोल्यूशन करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ टू स्टेज। तो पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, हम CR AVE देख लेंगे, इंडिकेट रिलायबिलिटी और AV देख लेंगे, और उसके बाद हम क्या जाएंगे क्रिटिकल वैल्यू अल्फा कुरंबा अल्फा एवी, यानी मुकम्मल मजबूत तौर हम कहेंगे कि सेकंड स्टेज पे हम क्या करेंगे, इनकी हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करेंगे दोनों के, यानी जो डिसजॉइंट अप्रोच में हमारे पास जो स्कोर के आइटम्स होते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि पहले हम रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हैं स्कोर लेने से पहले, और उसके बाद फिर हम दोबारा स्कोर लेने के बाद फिर हम उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि इसके अलावा रिलायबिलिटी में हम और क्या देखेंगे, हम HTMT यानी हेटेरोटेट मोनोटोट क्राइटेरियन को देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को हम देखेंगे, जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमने स्टेब्लिश किए। इसके बाद हम जाएंगे फाइनली स्टेज 2 पे, जिस जहां पे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल को हम टेस्ट करेंगे कि उसमें अब स्ट्रक्चरल मॉडल हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, रेलेवेंस, पाथ कोएफिशिएंट, क्यू स्क्वायर देखेंगे और पीरियड स्प्लिटिंग। तो ये चीजें हम देख लेंगे जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल की। तो मजमूई तौर पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल के जो भी हमारे पास बेंचमार्क हैं, हम देखते हैं क्या हमारा मॉडल ओवरऑल उन बेंचमार्क को मीट करता है या नहीं। अब वो ओवरऑल बेंचमार्क में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये है हमारे पास। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव की, तो ये रिफ्लेक्टिव तो हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी देखती है, इंडिकेटर रिलायबिलिटी देखती है, कन्वर्जन वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी देखते हैं। तो हम ये बात करेंगे हम रिफ्लेक्टिव। तो अब इसमें जो हम बात करें रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं, तो हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और हायर दोनों पे हमने इन चीजों को देखना है जब हम बात करेंगे मेजरमेंट मॉडल की। तो मेजरमेंट मॉडल जो हमारे पास दो दो है, एक है हमारे पास रिफ्लेक्टिव के लिए और दूसरा है हमारे पास फॉर्मेटिव के। तो हम फॉर्मेटिव में इस वीडियो पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम इस पर बात करें रिफ्लेक्टिव की एप्लीकेशन के लिए। तो दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल। तो स्ट्रक्चर मॉडल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, इफेक्ट साइज और क्यू स्क्वायर और पाथ कोएफिशिएंट। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं अपने जब हम मॉडल की स्ट्रक्चरल मॉडल को एवोल्यूट करते हैं। तो मैं कभी उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव यानी जो मेजरमेंट मॉडल के कौन से बेंचमार्क्स हैं और स्ट्रक्चर मॉडल के कौन से बेंचमार्क हैं, दोनों को आपने समझ लिया होगा। तो अब आए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट इस। तो जी अब हम आज के अपने प्रैक्टिकल पार्ट में, थ्योरेटिकल पार्ट आप में आपने जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझा है उम्मीद करता हूं मैं। अब इस प्रैक्टिकल पार्ट में हम यानी रिफ्रैक्टिव मॉडल को किस तरह एवोल्यूट करें और उसके लिए हमारे पास कौन से बेंचमार्क्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक हायर आउटपुट कंस्ट्रक्ट के साथ हमारे पास ये मॉडल है। इस मॉडल में आप देखते हैं कि ये सारे हमारे पास जो यानी कंस्ट्रक्ट्स हैं या लेटेंट वेरिएबल, ये सारे हमारे रिफ्लेक्टिव लेटेंट वेरिएबल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एरो अपने लेटेंट वेरिएबल से अपने इंडिकेटर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ये दो हमारे पास, ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव हैं। इनका भी यही यानी सूरत हाल है कि अपने इंडिकेटर से ये अपने लेटेंट वेरिएबल से ये अपने इंडिकेटर की तरफ जा रहे हैं और इसमें भी ये एरो अपने लेटेंट वेरिएबल से अपने इंडिकेटर की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारे पास ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का, तो ये जो पूरा मॉडल है आप इसमें देखेंगे ये रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव है। यानी हम जो इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एक रिफ्लेक्टिव मॉडल का तो यहाँ पे हम जो इम्पैक्ट देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टिव लेटेंट वेरिएबल का, एक जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेटेंट वेरिएबल पे। तो दोनों हमारे पास सारे जो वेरिएबल 6 जो वेरिएबल, ये सारे हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेटेंट वेरिएबल है। तो अब हम इनकी एवोल्यूशन करते हैं कि यानी में क्या देखते हैं कि हम उसमें देखते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो अब इसके लिए हम देखने के लिए हमें जो मॉडल दरकार होगा वो विदाउट HOC हमें चाहिए, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ताकि हम बासानी समझ सकें। तो इसके लिए बहुत आसान है, आप स्मार्ट पीट्स एल्गोरिथम में जाएं, स्टार्ट कैलकुलेशन, और हमें पास यहाँ रिजल्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो आप इसको जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यानी ये कोरोनपा अल्फा आ जाएगा, कंपोजिट रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी वाले, और AVE। तो आप देख रहे हैं कि कोरोनपा अल्फा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको क्राइटेरिया बेंचमार्क दिखाना चाहता हूँ ताकि बात आप समझ सकें। तो यहाँ पे आप देखें ये एक एक्सपेरिमेंट है आपके रूल ऑफ थंब फॉर एवरेटिंग रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। तो इसके लिए हमें क्या है कि इंटरनल कंसिस्टेंट यानी कोरोनपा अल्फा वो 0.7 से ज्यादा हो। अगर एक्सपर्ट रिसर्च है तो आप 0.6 से 0.7 तक जा सकते हैं, लेकिन 0.6 से कम नहीं हो सकता। ये तो होगी एक कंस्ट्रक्ट की लायबिलिटी। कंस्ट्रक्ट का मकसद ये है कि आप, ये एक कंस्ट्रक्ट हो गया, इसकी लायबिलिटी हम देखते हैं। ये है हमारे पास इंडिकेटर। तो अब इंडिकेटर की भी हमें जो वो देखनी पड़ेगी। आप इंडिकेटर किस तरह देखेंगे आप, ये हमारे पास इंडिकेटर। तो
अगर इंडिकेटर की लोडिंग आप देखेंगे 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 0.7 से कम है यानी 0.4 से लेकर 0.7 के अंदर है, तो आप इसको कंसीडर करके कि आप इसको डिलीट कर दें। तब इसको डिलीट कर दें जब आपकी रिलायबिलिटी आपकी इससे ज्यादा बढ़े या कोई एबी का वैल्यू अच्छा मिल जाए, तो आप इसको डिलीट कर दें, वरना इसको रख दें। लेकिन अगर 0.4 से भी कम है तो आप यकीन तौर पे आप इसको डिलीट कर दें। तो अब हम लाइबिलिटी की जब बात करेंगे तो हमारे पास दो आ जाते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी और इंडिकेटर रिलायबिलिटी। तो अब इस बात में हम देखें इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारे पास कोरोन पर अल्फा है, आप देखिए सारी वैल्यूज हमारे 0.7 से ज्यादा हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वैलिडिटी, तो वैलिडिटी में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले है फॉर्नर लार्कर क्राइटेरियन, और इसके अलावा है क्रॉस लोडिंग और HTMT। इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी की हम बात करें तो हमारे पास ABE जो है वो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 0.5 से ये सारे AB हमारे ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको जो रिजल्ट मिले वो एक यानी डेटा यहाँ पे सारे ग्रीन कलर में है। तो इस सॉफ्ट की ब्यूटी ये है कि अगर कहीं पे भी कोई वायोलेशन होगी तो वो वायोलेशन आपको रेड कलर में नजर आएगी। यहाँ पे किसी किस्म की वायोलेशन नहीं है, तो आपको सारी चीजें ग्रीन कलर में नजर आ रही। हो सकता है कि आप जब किसी डेटा पे काम कर रहे हो तो वहां पे आपको जो कुछ वायोलेशंस नजर आए रेड कलर में, हो सकता है कोरोन अल्फा में आपको नजर आए या आपको यहाँ पे EV या CR में। तो इस यानी इसको कन्वर्ट करने का यानी रेड से ग्रीन में करने का क्या है कि आप जो इंडिकेटर्स हैं आप उनके इंडिकेटर्स पे काम करते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर, ये देखिए सारे इंडिकेटर्स इसमें जो आप देख रहे हैं ये हमारे 0.7 से ज्यादा हैं। इस वजह से हमें इसमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आपका कोई जैसे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 0.7 से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आप देखिए कभी कभार ये होता है कि आपकी जो लोडिंग्स होती हैं वो 0.4 से भी कम हो जाती है। आप उसको डिलीट कर दें, अगर मिसाल को ये 0.4 से कम आप इसको डिलीट कर दें तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल आपकी जो ये रिलायबिलिटी कोरोनबा अल्फा और AV आपका बढ़ सकता है। अगर इस तरह करते जाएं तो आप इंडिकेटर को रीड करते जाएं और आपको जो यहाँ पे कोरोनबा अल्फा ये आपकी और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ख्याल ये रहे कि एक इंडिकेटर करें फिर एल्गोरिथम रन करें और देखें, और जहां पे भी आपको सारे बेंचमार्क आपको मिल जाए यानी जितने भी आपके बेंचमार्क है यहाँ पे कोरोनबा अल्फा CR और अगर ये सारे ग्रीन में आ जाते हैं तो फिर दोबारा ज्यादा अपने इंडिकेटर को रीड करना कोई मुनासिब अमल नहीं है। हाँ, इसमें एक फायदा ये होता है कि अगर सारे आप रिस्पेक्टिव हैं, अगर आपका एक भी आपका यानी इंडिकेटर रीड हो गया तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये एक यूनिडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें एक ही डायमेंशन पे हम सवालात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इस होटल की आप देख रहे हैं कि यानी डाइनिंग रूम की रेस्टोरेंट की आप देख रहे हैं कि अब ये यूनिडायमेंशनल है आपका, तो इसमें एक ही यानी कि किसी एक डायमेंशंस के बारे में हम बार बार सवाल करते हैं। अगर इस किस्म का हो इसमें अगर कोई एक आइटम डिलीट भी हो भी जाए तो इसमें कोई इस तरह कोई बड़ा मसला नहीं होता रिफ्लेक्टिव के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसकी अगर आप बार में देखना चाहते हैं तो ये आपकी कुरान बार बार में आ गई, ये भी कॉम्पोज लाइबिलिटी बार में आ गई और ए भी अगर ये बार में आ गई। ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट लाइबिलिटी वैलिडिटी। अब यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा। अब हम देख जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है क्या, मैं थोड़ा सा ये आपको समझा दूं कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज अ डिग्री टू व्हिच मेजर ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्ट है अगर क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या नहीं। This notion is that if the two or more concepts are unique, the valid measure of the each should not correlate too highly. तो अगर ये सही है तो क्या होगा कि एक कंस्ट्रक्ट का एक आइटम दूसरे कंस्ट्रक्ट के आइटम के साथ उसका कोरिलेशन ज्यादा ना हो, कम हो। आपस में तो उनका कोरिलेशन ज्यादा हो, यानी एक कंस्ट्रक्ट के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स हैं अगर उनका आपस में कोरिलेशन ज्यादा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसका आइटम का यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं इंटरप्रेन्योर स्किल के कॉम्पिटेंस की का अगर कोई आइटम है अगर इसका ज्यादा यानी सिग्निफिकेंट यानी आपका कोरिलेशन है इंटरप्रेन्योर स्किल के किसी आइटम के साथ, तो यहाँ भी मसला आ जाता है, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट इस्टेब्लिश नहीं होती हमारे पास। तो डिस्क्रिमिनेंट इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास ये लाजमी है। तो अब उसके लिए हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, फॉर्नर लैकर क्राइटेरियन, क्रॉस लोडिंग और HTMT। तो सबसे पहले हम HTMT पे जाते हैं। तो HTMT क्या है?
कि HTMT is based on the estimation of the correlation between the construct discriminant is established on the basis of the HTMT। तो कितना यानी कोरिलेशन है आपके दो कंस्ट्रक्ट के दरमियान, तो वो हम डिसाइड करते हैं HTMT के रेशो पे। तो अब यहाँ पे क्या कि थ्रेशोल्ड फॉर द HTMT हैज बीन डिबेटेड इन द एक्सटेंसिव लिटरेचर, तो ज्यादा उस पर डिबेट भी आती है कुछ, यानी जो यानी हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं मुख्तलिफ व्यूज हैं। एक व्यू है आपके क्लाइंट ने सजेस्ट किया है कि अगर 8.85 से ज्यादा आ जाता है तो यानी यहाँ पे जो HTMT हेटेरोट्रेट मोनोट्रेट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होती। इसके अलावा एक और है ट्यू एट ऑल, उनका कहना है कि अगर 0.9 से ज्यादा आ जाती है तो फिर आप ये HTMT एस्टेब्लिश नहीं होती, यानी डिस्क्रिमिनेटरी का जो पहला जो हमारे पास HTMT है वो एस्टेब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे वैल्यूज, ये जितने भी वैल्यूज हैं ये ना तो 0.85 से ज्यादा है और ना ही 0.9 से ज्यादा है। तो इसमें हम आपको भी ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी का जो पहला क्राइटेरियन है हेटेरोट्रेट मोनोट्रेट वो एस्टेब्लिश हो चुका, कि यानी ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टेब्लिश है पहले क्राइटेरियन की। दूसरा जो हमारे पास क्राइटेरियन, अच्छा यहाँ पे ये लिस्ट आ गई, ये बाहर आ गई। एक है हमारे पास फॉर्नर लाइकर क्राइटेरियन। अगर हम फॉर्नर लाइकर क्राइटेरियन की बात करें तो ये क्या है, ये है when the square root of the AB is greater than the its correlation with the all the constructs of the AB, square root of the AB must be greater। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये एक कोरिलेशन है, यानी इंटरमीडिएट स्किल का कॉम्पिटेंसी का इसके साथ कोरिलेशन, फिर इसके साथ कोरिलेशन, ये सारी कोरिलेशन की वैल्यूज हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये 0.89 कहाँ से आए, तो ये 0.89 एक्चुअली जो हमारे पास जो ABE है हमारे पास कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी में जो AB है ये है 0.79। 0.79 अगर आप इसको 0.79 को आपका स्क्वायर लू लें तो ये 0.8888 आ जाएगा। तो अगर इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.89 आ गया। तो यानी इंटरवल कॉम्पिटेंसी के का वैल्यू जो AB हमने इसको स्क्वायर रूट कर दिया तो हमारे पास, अब देखें ये स्क्वायर रूट अपनी लाइन में सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस लोडिंग की। तो क्रॉस लोडिंग जो हमारे पास है उसको किस तरह देखें, वो इसको देखना आप ऐसा करें कि आप इसको कॉपी करें एक्सेल में, यहाँ पे आगे, और यहाँ पे इसको आप कर दें। तो आप देखें कि ये पहला हमारा कंस्ट्रक्ट इंटरवल कॉम्पिटेंसी, आप इसको हाईलाइट कर दें, और दूसरा ये है इंटरवल स्किल, आप इसको हाईलाइट कर दें। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जो इंटरपेनियर कॉम्पिटेंसी देखें, ये अपने इस यानी हॉरिजेंटली जो है वो अपने जो दूसरे कंस्ट्रक्ट उससे ज्यादा मुख्तलिफ है। तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एस्टेब्लिश हो चुकी है थ्रू द क्रॉस लोडिंग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये इसमें इन सब में से ज्यादा वैल्यूज हैं। अगर ये देखेंगे आप इनमें से ये वैल्यूज इसके साथ ये वैल्यूज, तो आप देखें ये वैल्यू इस सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरवल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देखें ये यहाँ से भी सबसे ज्यादा है, और ये यहाँ पे यानी लेफ्ट और राइट ये दोनों ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो मार्केट ओरिएंटेशन एक और कलर कर देते हैं, तो आप देखिए मार्केट ओरिएंटेशन फिर यानी लेफ्ट और राइट अपने जितने भी वैल्यूज के आसपास हैं उसमें ज्यादा है। नेटवर्किंग की अगर बात करें ये, तो नेटवर्क आप देखिए वो भी अपने सारे यानी लेफ्ट और राइट में देखेंगे सबसे ज्यादा है। तो आखिर में है आपका सेल्स ओरिएंटेशन। तो अगर सेल्स ओरिएंटेशन की बात करें तो आप देखिए अपने लेफ्ट में सबसे ज्यादा है। तो अब इस टेबल को हम देख के ये कह सकते हैं कि क्रॉस लोडिंग जो हमारी स्टेब्लिश हो चुकी है, यानी मजमूई तौर पर अगर हम कहें कि ये यानी इस पूरे मॉडल की जो हमारे पास जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है वो दोनों स्टैब्लिश हो चुके हैं। यानी रिफ्लेक्टिव में जो हमने पहले जो विदाउट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट था उसकी हमने रिलायबिलिटी चेक कर लिए, वैलिडिटी भी ठीक है। तो आए अब हम बात काम करते हैं अपने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे। तो इसको सेव कर लेते हैं और हमारे पास जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम आगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे। तो अभी हमने जितने भी हमारे पास
लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जितने भी हमारे पास रिस्पेक्टिव जो रिलेटेड वेरिएबल थे, हमने उन सब का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के जितने भी क्राइटेरिया थे हमने उसके चेक कर लिए और वो सारे उन क्राइटेरिया के मुताबिक आता है। अब हम चेक करेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, यानी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, इसको हम चेक किए, हमने लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट सबके चेक कर लिए। अब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किस तरह चेक करें, तो आप जाएं यहाँ पे अब इसको दोबारा अब रन करें, पहले से एल्गोरिथम रन करें और यहाँ पे अब जाएं, यहाँ पे क्रिएट डेटा फाइल को क्लिक करें तो हमें इनकी जो लेटेंट वेरिएबल स्कोर है, यानी कि जितने भी हमारे पास ये हैं जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव यानी लेटेंट वेरिएबल, इनका हमें स्कोर लेना चाहिए। तो आप इसको क्रिएट कर दें तो हमारे पास एक और डेटा फाइल हमारे पास मिल जाएगी। तो अब हम जाते हैं अपने हायर ऑर्डर विद कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब देखें कि अब हमारे पास दो डेटा सेट आपको मिल जाएंगे। पहले एक डेटा सेट था डेटा फॉर रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। अब हमारे पास है डेटा फॉर रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर ड्राइव फ्रॉम द पीडीएफ, यानी ये हमारे स्कोर है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या कर लिया, ये इन सब का अभी हमने सिर्फ इसका चेक करना है, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक कर लेना है। तो हायर ऑर्डर की रिलायबिलिटी को किस तरह चेक करेंगे, तो उसके लिए बेहतर है कि हम इसको ये रीड कर देते हैं और इसके जो अपने आइटम में वो इसको खत दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, इसके अंदर जो ये आइटम थे, देखिए ये आइटम जो है ये इसके हायर ऑर्डर के अपने आइटम नहीं है। हमने क्या किया था, ये सारे आइटम यहाँ से लेके इसको असाइन कर दिए थे ताकि अब ये इसके आइटम थे। यानी अब रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच की बात करेंगे तो हमने सारे इंडिकेटर्स को उसको दे दिया, रिपीट कर दिया। तो हमने क्या किया कि अब इन सब को हम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास लेटेंट वेरिएबल स्कोर आ चुके हैं और फिर हम अब उन पे काम करेंगे। तो इसको रीड कर देते हैं, इसको रीड कर देते हैं और हमारे पास जो नीचे यहाँ पे इंटरव्यू कॉम्पिटेंसी, ठीक है जी, ये आ गया एक। इसके अलावा इंटरप्रेट स्किल्स ये भी हमारे पास आ गया। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन ये भी हमारे पास आ गया। सेल्स ओरिएंटेशन ये हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बेहतर रहेगा। इन सब के ये अच्छा इस तरह नहीं होगा, आप इसको वन बाय वन कर दें। लेटेंट वेरिएबल्स को ये खत्म हो गया हमारा, आप इसको अप्लाई कर दें तो ये कुछ आसान हो जाएगा हमें समझने के लिए। आप इसको भी खत्म कर दें, इसका भी हमने खत्म कर देना है और फिर मार्केट और अच्छा ये तो हो चुका पहले, अब इसका भी हमें चेक कर देना है। अब ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफाई हो चुके, अब इसको हमने कनेक्ट कर देना है इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अब हमारे पास ये एक मॉडल रन हो गया। ये मॉडल है हमारे पास। तो अब इस मॉडल को हम देखेंगे कि अब हमारे पास हम इसकी जो देखेंगे कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी, अब हम इस कंस्ट्रक्ट की देख लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे दोबारा और यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम जाते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरवल कॉम्पिटेंसी थी हमारे पास, यानी इंटरवल परफॉर्मेंस और नेट पर, देखिए ये इंटरवल परफॉर्मेंस इनको हमने नहीं दिखा क्योंकि हम इनका पहले कर चुके हैं, दोबारा इनका हमने नहीं करना। तो हमें किसका करना देखना है, सिर्फ हमें इंटरवल कॉम्पिटेंसी का देखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है। इंटरवल कॉम्पिटेंसी 0.69 ऑलमोस्ट ये 0.7 ही है, ठीक है। और बाकी ये जो आपकी रिलायबिलिटी रो ए, रो सी और ए बी सारे हमारे फाइन हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी वैलिडिटी में जाएं तो इसकी रिस्क वैलिडिटी भी हमें कोई भी यहाँ पे यानी रेड नजर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास ठीक है। इसकी फॉर लाइकर क्राइटेरिया में जाएं तो ये भी यहाँ पे भी नजर ठीक आ रहा है और इसके क्रॉस लोडिंग में जाएं तो हमारे क्रॉस लोडिंग हमें ठीक नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो फर्स्ट ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और हाई ऑर्डर कंस्ट्रक्ट दोनों की हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक किया। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में हमने क्या क्या चेक किया, मैं दोबारा आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि रिलायबिलिटी हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी हर एक जो कंस्ट्रक्ट था उसकी रिलायबिलिटी देखी जिसके हमारे पास 0.7
से कम ना हो, इंडिकेटर रिलायबिलिटी की यानी हर इंडिकेटर की देखिए 0.7 से भी कम ना हो। इसके अलावा हमने वैलिडिटी की बात करेंगे तो कन्वर्टिबिलिटी हमने एबीए की मदद से देखी, जिसकी में वैलिडिटी हमने एचटी, एमटी और हमने फॉर्नर लर्कर क्राइटेरियन की मदद से देखी। अब ये सारी जो चीजें हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव जितने भी हमारे पास मॉडल है सब की हमने वैलिडिटी और लायबिलिटी चेक कर ली। अब हम करते हैं इसको बूटस्ट्रैपिंग वजह से हम इनके देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है। तो अब हम जाते हैं पाथ मॉडल में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि ये तीनों जो पाथ हैं यानी ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं हमारे पास, और जो इम्पैक्ट है वो भी बड़ा अच्छा है, 0.3, 0.4 एंड 0.49 और 0.41। अगर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट। इसके साथ अगर आप इसकी सेटिंग में ठीक है जी, तो ये ग्राफिकल आउटपुट हमारे पास आ चुका। ग्राफिकल आउटपुट में पी वैल्यूज, टी वैल्यूज के साथ आप देखें तो ये आपको ये भी नजर आएंगे, और और इसके अलावा यहाँ पे तो ये सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। इसके अलावा आर स्क्वायर भी हमें बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। तो इसके अलावा अगर हम मैजिक को थोड़ा सा देख लें तो ये मैजिक पे हमें सही नजर आ रहे हैं सारी चीजें। तो अब यहाँ पे अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं कि हमने रिफ्लेक्टिव मॉडल को किस तरह एवोल्यूट करें, यानी उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को किस तरह चेक करें। ये मैंने इसमें सारा आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर फायदेमंद रही तो आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।